हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें हमने क्या पढ़ा कि बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 1764 में होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। ये तीनों एक तरफ थे, और अपोजिट टीम में कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये तीनों हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो इन लोग के साथ एक ट्रीटी साइन करती है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, जो कि कब होता है? 1765 में होता है। ये संधि कौन साइन कराता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो संधि ये कौन साइन करवाता है ईस्ट इंडिया की तरफ से? तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का आता है और ये यहाँ पे जाके संधि करता है किसके साथ? शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था। तो ये जाता है, सबसे पहले जाता है शुजाउद्दौला से, बोलता है कि अब तुम जो हमारे साथ जो तुमने लड़ाई की है उसका तुमको मुआवजा देना पड़ेगा। तो बोलता है कि तुमसे हम कोई चीज़, मतलब तुम्हारा जो भी प्रोविंसेस है, जो भी तुम्हारा राज्य जो तुम संभाल रहे हो, वो हम तुमसे नहीं छीनेंगे। अंग्रेज लोग का कहना था कि हम तुमसे वो चीज़ नहीं छीनेंगे, बस तुमसे हम इलाहाबाद चाहते हैं और कारा, दो जगह है अवध में, वो तुम हमको दे दो, और 50 लाख रुपया हमको दे दो एज अ, तुम जो लड़ाई की हो हमसे उसका मुआवजा दे दो। बस इतना ही तुमसे हम ट्रीटी में बात करते हैं। तो शुजाउद्दौला सोचता है कितने अच्छे हैं ये लोग, मतलब हम हारे भी तब भी हमसे 50 लाख रुपया, और बस दो ही जगह तो मांग रहे हैं, इलाहाबाद और कारा, दे देते हैं, गद्दी तो मेरे ही हाथ में रहेगी ना। तो इसलिए वो ट्रीटी पे साइन कर देता है। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। कौन साइन करता है? शुजाउद्दौला जो कि क्या होता है? अवध का जो नवाब होता है, ये ट्रीटी साइन करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कौन करता है? जिसको लीड कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड करता है, और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब क्या होता है, एक और ट्रीटी साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। उसी समय फिर जाके किससे ट्रीटी साइन कराएगा? सिंपल सा बात है, शाह आलम द्वितीय से ट्रीटी साइन होती है। तो जाता है शाह आलम द्वितीय को और बोलता है रॉबर्ट क्लाइव कि देखिए, आप भी जो कर रहे थे वही करिए, मतलब आप भी मुगल शासक बन के रहिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करिए, हमको ये जो आप इधर उधर क्यों घूमेंगे, आप चुपचाप आप इलाहाबाद में रहिए। इलाहाबाद और कारा जो कि शुजाउद्दौला से उन्होंने ट्रीटी में लिया था, वो अब इनको दे देते हैं। किनको? शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था उस समय का। उसको बोलते हैं कि आप इलाहाबाद में रहिए, और आपको अब सैनिक वैनिक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक प्रोवाइड करेगी। उसके बदले में आपको 53 लाख रुपया हर एक साल देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ट्रीटी में कहा कि आप हमको दीवानी राइट्स दे दीजिए। दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हमको दीवानी राइट्स दे दीजिए। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम वो हेड हो जाएगा किस क्या कलेक्ट करने के लिए? पैसा कलेक्ट करने के लिए। किससे? पीजेंट से, फार्मर्स से, सबसे टैक्स वैक्स। अब वो कलेक्ट करने का राइट किसको मिल जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। और इसने बोलता है कि इसके बदले में आपको 26 लाख रुपया हर एक साल देंगे। तो शाह आलम द्वितीय भी सोचता है कि तो ठीक ही है, चलो ट्रीटी साइन कर देते हैं। मतलब एक तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव है, इनके विरुद्ध ना जाकर इनके बारे में भी कुछ सोचता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में विश्वास जैसा हो जाता है कि हारने के बाद भी हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये रॉबर्ट क्लाइव का एक षड्यंत्र था इसके बीच में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि जो नॉर्थ वेस्ट तरफ से बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि नादिर शाह, जिसको बैटल ऑफ करनाल में जो हुआ मोहम्मद शाह के साथ, बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह आया था। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आया है उधर से ही। तो नॉर्थ वेस्ट तरफ से बहुत सारे लोग आते थे लड़ाई करने के लिए, इंडिया में लूटने पाटने के लिए। तो डर था, अगर वो अवध को अगर मान लो वो कैप्चर कर लेता, तो अवध के जो एम्पायर है, अवध के जो नवाब है, वो उनके अगेंस्ट चल जाते, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चल जाते। और शायद ये हो सकता था कि वो जाके अपोजिट टीम से मिल जाते, जिसके चलते उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता और हार का भी सामना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अभी सोचा कि अभी सही समय नहीं है कैप्चर करने का, क्योंकि बंगाल पे तो उनका वर्चस्व तो बन चुका था। लेकिन उन्होंने अभी समझा कि अभी धीरे धीरे, अभी इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, मतलब आप जीत भी रहे हैं, साथ साथ आप पीछे वालों को भी कंसोलिडेट करते चले। ये नहीं कि आप केवल जीतते जाए और बाद में पता चला कि सब हाथ से निकल गया।
तो जीतना तो जरूरी है, लेकिन कंसोलिडेट करना, मतलब आपको उसको मजबूती प्रदान करना होगा। जैसे बंगाल को उन्होंने जीता, तो बंगाल को जीतने के बाद वहाँ पे उन्होंने कंसोलिडेट किया, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री फैक्ट्रीज बनाई, कैनन फैक्ट्रीज बनाई, ताकि अब पूरी तरह से वहाँ पे उनका वर्चस्व बना रहे, दीवानी राइट्स लिया। अब यहाँ पे अवध को उन्होंने कैप्चर नहीं किया, और ये आप जान के आपको हैरानी होगी कि सबसे लास्ट में कौन कैप्चर किया, उन्होंने अवध को कैप्चर किया, जो कि 1856 में उन्होंने अवध को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये हुआ। तो मुगल यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है कि अब मुगल शासक कितना कमजोर हो चुका है। मतलब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी तीन भारतीय शासक, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल बादशाह था, तीनों एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फॉरेन इन्वेडर्स है उनसे हार जा रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस समय मुगल बादशाहों की स्थिति क्या होगी। अब सिंपल उनको पेंशन पे रख दिया जाता था, और इसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, अभी बंगाल के बाद फिर अब कहाँ पे अटैक करने वाली थी, अब उनका दिमाग में था मैसूर, जो कि हैदर अली वहाँ पे अपना शासक चला रहा था, हैदर अली, और उसके बाद वहीं पे टीपू सुल्तान, और इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिसको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और मुझे आप लोग से अनुरोध है कि हमारे वाले जो भी प्रीवियस लेक्चर जो हमने बनाया है उसको एक बार देखें, तभी आपको आगे की सीरीज समझ में आएगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बैटल ऑफ पलासी पढ़ा, और बैटल ऑफ पलासी पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ। फिर हमने पढ़ा था क्या, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर 1764, और इस लेक्चर में पढ़ा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इस चारों को आप पढ़ें, समझें।